Hello students, मैं डॉक्टर अनिल अरोड़ा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी डूंगर कॉलेज बीकानेर से। आज हम मेथड्स ऑफ मेजरिंग प्रोडक्टिविटी इन प्लांट इकोलॉजी इसके थर्ड पार्ट के बारे में बात करेंगे। पहले के दो वीडियोस में हमने किसी भी पारितंत्र या किसी भी इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्राथमिक उत्पादकता को मापने के लिए चार विधियों का वर्णन हमने पढ़ा था। उनमें पहले वीडियो में हमने दो विधियां ली थी, लाइट एंड डार्क बॉटल मेथड, और दूसरा हमने उसमें लिया था रेडियो एक्टिव ट्रेसर मेथड। दूसरे वीडियो में हमने क्लोरोफिल कंसंट्रेशन मेथड और कार्बन डाइऑक्साइड फ्लक्स मेथड। इस प्रकार दो वीडियो में हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को मापने के लिए चार विधियों का वर्णन किया था। आज हम इसका थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे हार्वेस्टिंग एनालिसिस या स्टैंडिंग क्रॉप मेथड की। अब ये स्टैंडिंग क्रॉप या हार्वेस्टिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी पारितंत्र में स्टैंडिंग क्रॉप की बात करते हैं तो हम दिए गए समय पर किसी भी टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भाग में जितने भी पादप उपस्थित हैं, हरे पादप उपस्थित हैं, उनमें जो संचित भोजन है उस कुल भोजन की मात्रा को हम स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल कहते हैं। मान लीजिए एक खेत है, खेत में पके हुए पूरे पादप जो खड़े हैं, उन पादपों में जितना भी भोजन हरे पादपों ने बनाया है या जो संचित भोजन उनमें उपस्थित है वो उसकी स्टैंडिंग क्रॉप या खड़ी फसल कहलाती है। इसे बायोमास या जैव भार भी कहा जाता है। प्राय हम स्टैंडिंग क्रॉप जो होती है या जो बायोमास होता है उसकी गणना हम ड्राई वेट के हिसाब से, हम उसके शुष्क भार के हिसाब से करते हैं। हार्वेस्टिंग से यहाँ पर हमारा मतलब है हम उसकी कटाई, फसल की कटाई, पेड़ों की कटाई की बात करते हैं और इसका विश्लेषण करके हम इस विधि में किसी भी पारितंत्र की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आकलन कर सकते हैं, उसकी प्राथमिक उत्पादकता का आकलन कर सकते हैं। यह जो विधि है, जो हार्वेस्ट मेथड है, ये इट इज़ वाइडली यूज्ड टू एस्टिमेट इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यह स्थलीय पारितंत्र में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या प्राथमिक उत्पादकता को मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। It is most useful for estimating the production of cultivated land range and communities of annual plants where production starts from zero at seedling or planting time, becomes maximum at harvest and is subject to minimal use by the consumers. ये सबसे एक उपयोगी विधि है। किसके लिए? जब हम किसी कल्टीवेशन फील्ड की बात करते हैं, हम किसी खेत की बात करते हैं जहाँ पर फसल उगी हुई है, या हम ऐसे प्लांट्स की बात करते हैं जो एनुअल पादप हैं, जो वार्षिक, जिनका जीवन चक्र एक वर्ष में पूरा हो जाता है। अगर हम ऐसे पादपों की बात करते हैं तो उनकी प्राथमिक उत्पादकता को ज्ञात करने में यह सबसे उपयोगी विधि होती है। The technique involves removing vegetation at the periodic intervals at drying the samples to a constant weight. अगर हम देखें तो किसी भी ऐसे कल्टीवेशन क्षेत्र के अंदर, किसी भी ऐसे खड़ी हुई फसलों के अंदर हम देखते हैं, जब हम उसका सीड बोते हैं तब से लेकर के जब तक हम उस फसल की कटाई नहीं करते तब तक उसकी ग्रोथ या वृद्धि होती रहती है और धीरे धीरे उसमें भोजन की मात्रा, संचित भोजन की मात्रा, उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर उसकी ग्रोथ के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ती रहती है, जो कि प्लांटिंग के टाइम पे जब हम उसको लगाते हैं तब मिनिमम होती है, सबसे कम होती है, और जब हम उसको हार्वेस्ट करते हैं, जब हम उस फसल की कटाई करते हैं तब वो मैक्सिमम होती है। तब उस समय पर अधिकतम उसके अंदर उत्पाद हम देख सकते हैं, अधिकतम संचित भोजन हम उसमें देख सकते हैं। तो इस विधि में हम क्या करते हैं कि विभिन्न समय पर हम फसल के एक निश्चित भाग की कटाई करके निश्चित समय पर, मान लीजिए आज हमने फसल को बोया है तो 15 दिन बाद जो स्टेज होगी, महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद और 9 महीने बाद या पूरे साल के बाद जब पूरी तरह पक जाएगी फसल, तो इस तरह अलग अलग ग्रोथ स्टेज पर हम उनके सैंपल लेकर के उन सैंपल्स को हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें पादप को अपलैंड
भूमि के ऊपर से उसकी कटाई की जाती है और उसको सुखा करके उसके ड्राई वेट को ज्ञात कर लिया जाता है। और वास्तव में अगर हम बात करते हैं कि सही हम प्रोडक्शन या बायोमास जैव भार का अंदाज़ा अगर हम लगा लें तो हमें उसके वृद्धि काल में डिफरेंट स्टेजेस पर सैंपल्स लेकर के उनमें जो मात्रा संचित भोजन की है, उनमें जो उत्पादन पूरा का पूरा है, उसकी गणना को कर लेना चाहिए। और किसी एक क्षेत्र की जब अपने बात करते हैं तो उनमें जो जातियां उपस्थित हैं, सभी जातियों में भिन्न भिन्न उनकी ग्रोइंग स्टेज पर हमें सैंपल लेकर के उनकी प्राथमिक उत्पादकता का आकलन करना चाहिए। डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स रीच देयर पीक प्रोडक्शन एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। तो किसी भी एक वृद्धि काल के अंदर, वृद्धि की उनकी ऋतु के अंदर, किसी एक क्षेत्र के अंदर जो भिन्न भिन्न जातियां उपस्थित हैं, उनके परिपक्वता का काल भी भिन्न भिन्न होता है। अर्थात उनमें जब मैक्सिमम अधिकतम भोजन संचित होता है वो समय भी क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम फसलों की बात करते हैं तो कुछ फसलों की तो हम 3 महीने में कटाई कर लेते हैं, कुछ फसलों की हम 6 महीने में कटाई करते हैं, कुछ फसलों को हम साल भर बाद हम काटते हैं जब वो पूरी तरह से पक जाती हैं। तो इस तरह से हमें पूरे सीजन भिन्न भिन्न जातियों के जो फसलें हैं उनके सैंपल्स लेकर के हमें कैलकुलेट या कैलकुलेशंस गणना जो है वो करनी चाहिए। The difference in standing crop biomass between harvested periods expressed at grams per square meter per unit time provides an estimate of the net primary productivity। अगर हम देखें कि जब हमने फसल को बोया था और उस समय जो हमने उसकी जो उसमें जो प्रोडक्शन हो रहा था उसकी मात्रा को जो हमने ज्ञात किया था, उसके ड्राई वेट को, शुष्क भार को जो हमने लिया था, और जब फसल पूरी तरह से पक गई थी, जब हमने उस समय उसका जो उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ज्ञात किया था, अगर हम दोनों में अंतर कर लें तो उनका जो डिफरेंस है वो उसकी नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को हमें बता देता है, वो हमें नेट प्राथमिक उत्पादकता का अंदाजा लगाता है। इसे प्राय ग्राम पर स्क्वायर मीटर पर यूनिट टाइम के अंदर जो है हम प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि किसी भी फसल के अंदर जो, जैसे मान लीजिए उसके अंदर टोटल जो है वो ड्राई वेट जो है उसका वो 25 ग्राम आता है, तो 25 ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर मंथ, ये हम कह सकते हैं कि उसकी वृद्धि के दौरान हमने जो कैलकुलेट किया था। अगर हमें इसकी कैलोरिक वैल्यू चाहिए तो हमें उसके बायोमास को हम कैलोरीमीटर द्वारा उसकी गणना करके हम उसे कैलोरीज में परिवर्तित कर सकते हैं, और तो इस प्रकार जो प्राप्त हमें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है उसको हम किलो कैलोरीज पर स्क्वायर मीटर पर ईयर के अंदर भी प्रदर्शित कर सकते हैं। हार्वेस्ट मेथड प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अबव ग्राउंड प्रोडक्टिविटी यूजुअली बिकॉज लो ग्राउंड प्रोडक्टिविटी रिक्वायर्स द सैंपल ऑफ रूट बायोमास विच इज़ डिफिकल्ट। जो हार्वेस्ट मेथड होता है इसमें हमें जो ग्राउंड के ऊपर के पादपीय भाग हैं उनमें संचित जो भोजन है प्राय हम उसकी गणना करते हैं। बिलो ग्राउंड जो रूट्स इत्यादि होती हैं, चूँकि उनको उखाड़ना बहुत मुश्किल होता है रूट्स इत्यादि को, तो हम अपर द ग्राउंड लेवल में ही प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को जो है वो ज्ञात करते हैं। ऑल्दो द रूट्स ऑफ सम एनुअल एंड क्रॉप प्लांट्स में बी रिमूव फ्रॉम द सॉइल। यद्यपि कुछ जो फसलें होती हैं उनको जड़ सहित भी उखाड़ा जा सकता है, जड़ सहित भी उनकी सैंपल्स जो हैं उनको ले सकते हैं, या कुछ एनुअल प्लांट्स हैं, वार्षिक प्लांट्स होते हैं जो हर्बेशिय शाखीय होते हैं, उनको भी हम जड़ सहित उनके पर स्क्वायर मीटर में से हम उनके सैंपल्स ले सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें घासीय पादप हैं या कुछ ऐसी हर्बेशियस स्पीसीज़ हैं जिनकी जड़ें गहरी गई हुई हैं या जिनके स्टेम में से जड़ें आपस के अंदर जुड़ी हुई पाई जाती हैं, उनमें इस जड़ों को निकाल करके उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आकलन करना डिफ़िकल्ट होता है। तो यह इस मेथड का ड्रॉबैक है, इसकी एक कमी होती है। अब हम करते हैं दूसरे मेथड की बात, ये डायमेंशन एनालिसिस कहलाता है। डायमेंशन का मतलब हो गया आयाम का हम विश्लेषण करते हैं। यह भी एक तरह का हार्वेस्ट मेथड ही है, लेकिन मॉडिफाइड हार्वेस्ट मेथड है। हम हार्वेस्ट मेथड में किसी भी क्रॉप्स या फसल के भिन्न भिन्न ग्रोइंग सीजन में हम उसके सैंपल लेकर के उनकी प्रोडक्टिविटी की गणना करते हैं। लेकिन जब हम किसी जंगल की बात करते हैं तो उस जंगल के अंदर हमें एक ही जाति के पादप विभिन्न एज में मिल जाएंगे, अर्थात
विभिन्न ग्रोथ स्टेज पर मिल जाएंगे। एक वृक्ष की बात करें तो जंगल में वो वृक्ष छोटा प्लांट भी मिल जाएगा, उससे बड़ा प्लांट भी मिल जाएगा, उससे बड़ा प्लांट भी मिल जाएगा, और पूर्णतः परिपक्व ट्री भी हमें उसी क्षेत्र के अंदर मिल जाएगा। तो विभिन्न एज के प्लांट हमें वहाँ मिल सकते हैं। हमें वहाँ पर विभिन्न साइज के, विभिन्न आकार के प्लांट हमें जो है वो मिल सकते हैं, या भिन्न भिन्न प्रकार की स्पीसीज हमें वहाँ पर मिल सकती हैं। तो हम उनका एक ही समय पर, अर्थात हमें इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि हम महीने भर वेट करें, फिर अगले ग्रोइंग सीजन में उसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को सैंपल लें, फिर या उससे 6 महीने बाद सैंपल लें। हम एक ही समय पर, एक ही स्थान पर हम भिन्न भिन्न जो ग्रोथ स्टेजेस हैं उनको देख सकते हैं, और उनके सैंपल लेकर के हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की गणना जो है उसको कर सकते हैं। इस मॉडिफाइड हार्वेस्ट टेक्निक को हम डायमेंशन एनालिसिस मेथड कहते हैं। ये जो मेथड होता है इसमें हमें कम सैंपल लेने की आवश्यकता होती है। बार बार ग्रोइंग सीजन में हर बार सैंपल एकत्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है। यूजुअली हम इसमें क्या ज्ञात करते हैं, हम जैसे कोई पादप है, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई कितनी है, उसका अगर वृक्ष है तो उसके तने का डायामीटर, व्यास कितना है, उसके डाटा नोट करते हैं। उसकी एज कितनी है इसका भी पता लगा सकते हैं। एज को हम एनुअल रिंग से ज्ञात कर सकते हैं, वार्षिक वलों से हम एज को ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब कोई भी वृक्ष या पेड़ या ट्री जब वृद्धि करता है तो उसके जीवन काल में 2 स्टेजेस तो अवश्य आती हैं। एक स्प्रिंग सीजन जिसे हम ग्रोइंग सीजन कहते हैं, वो जब उसको भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है, और दूसरा विंटर या समर सीजन जब भोजन उसको कम मात्रा में उपलब्ध होता है। तो ऐसे में जो वार्षिक वलय बनते हैं वो जब भोजन अधिक उपलब्ध है तो बड़े वार्षिक वलय बनेंगे, चौड़े वार्षिक वलय बनेंगे, पूर्णतया विकसित सेकेंडरी ग्रोथ हमें वलयों में देखने को मिलेगी। जबकि अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, भोजन कम उपलब्ध होता है, उस समय बनने वाले वार्षिक वलय आकार के अंदर छोटे और भिन्न रंग के होते हैं। तो इनकी हम कैलकुलेट करके हम वृक्ष की आयु का भी अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी प्रकार हम फ्रेश ड्राई लीव्स जो या ब्रांचेस जो भी हैं उनको एकत्रित करके हम उनका वेट भी ले सकते हैं, या हम जो उस पेड़ की पत्तियां जो ज़मीन पर गिरी हुई हैं, जो सूखी हुई पत्तियां हैं, उनको भी एकत्रित करके हम उनका भी जो वेट है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस प्रकार हार्वेस्ट मेथड में हम ड्राई वेट की सहायता से प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का पता लगाते हैं, उसी तरह डायमेंशन एनालिसिस मेथड के अंदर हम जो एक ही समय पर किसी जंगल में विभिन्न ग्रोथ स्टेजेस पर उपस्थित पादप के सैंपल्स को कलेक्ट करके उनकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का आकलन कर देते हैं। इसमें हम जो कास्ट है उसका, जो बार्क है, जो ऊपर छाल है उसका, पत्तियां हैं या ब्रांचेज शाखाएं हैं, जड़ें हैं, फूल हैं, उनके नेट एनुअल प्रोडक्शन उनमें कितना हो रहा है उसको अलग अलग भी ज्ञात कर देते हैं। और इन सब को मिला करके जो एकत्रित डाटा जो हमारे पास आता है कि जड़ में कितना था, स्टेम में कितना था, फूलों में कितना था, पत्तियों में कितना संचित भोजन था, उन सबको एकत्रित करके हम उस पूरे के पूरे जो वृक्ष है उसके वार्षिक उत्पादन की गणना को हम कर सकते हैं। After dimension analysis, the standing crop can be predicted by using data such as diameter, height and annual productivity by measuring current wood growth. हम उसके अंदर कितनी वृद्धि हुई है उसको भी ज्ञात कर सकते हैं। अर्थात जब हम डिफरेंट चीजेस के ऊपर उनकी मात्रा को ज्ञात करते हैं तो नेचुरल हमें पता चल जाता है कि 6 महीने के पौधे के अंदर कितना भोजन संचित होता है और 1 साल के पौधे के अंदर कितना भोजन संचित होता है। इसका हम आसानी से पता लगा सकते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरी विधि की, जिसे हम बॉम्ब कैलोरीमीटर मेथड कहते हैं। ये आपके सामने जो चित्र है, जो डायग्राम है, ये एक बॉम्ब कैलोरीमीटर का डायग्राम है। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक स्टील का बना हुआ एक हम कह सकते हैं ड्रम नुमा जो है आकृति होती है, जिसमें विभिन्न जो यंत्र हैं वो स्थापित किए जाते हैं। जैसे सबसे सेंटर के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर बॉम्ब होता है, और इस बॉम्ब जो होता है इसकी जो अंदर की परत होती है वो प्लेटिनम या गोल्ड कोटेड होती है, ताकि जब हम इसके अंदर कंबशन करें, जब हम किसी चीज़ का दहन करें तो उसके दहन से स्टील इत्यादि जो होते हैं
वो उनके ख़राब होने की डर होता है, तो हम प्लेटिनम या गोल्ड का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इसमें सेंटर के अंदर एक मेन बल्ब होता है जिसे हम बॉम्ब कहते हैं, वो उपस्थित होता है। यहाँ पर हम सैंपल को रख सकते हैं। ये जो आप नीले कलर से देख रहे हैं, ये जो है ये यहाँ पर सैंपल है, तो ये इस सैंपल को हम यहाँ पर रख सकते हैं। इसमें एक थर्मामीटर लगा होता है। थर्मामीटर के साथ साथ एक स्टीरर होता है जिससे जल को हिलाया जा सकता है। केंद्र के अंदर इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो सीधा निचले हिस्से में जहाँ सैंपल रखा हुआ है वहाँ पर पहुँचते हैं। जब हम इलेक्ट्रोड को बिजली के साथ जोड़ते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो तेज़ इलेक्ट्रिसिटी से या करंट से हम इसके जो सैंपल हमने वहाँ रखा है उसको उसका दहन कर देते हैं, जिससे हीट उत्पन्न होती है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि बॉम्ब से होकर के ये जो दहन किया जाता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति के अंदर किया जाता है। ऑक्सीजन के निश्चित दाब पर हम इसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन जो है वो करते हैं। और बाहर की तरफ बम के चारों तरफ पानी भरा होता है और इसके अंदर वाटर जो है वो भरा होता है। आप यहाँ देख सकते हैं वाटर को हिलाने के लिए यहाँ पर जो स्टीरर है वो भी उपस्थित होता है। स्टीरर हम पानी को हिलाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। तो ये एक बॉम्ब कैलोरीमीटर की संरचना होती है। अब ये विधि क्या है वास्तव के अंदर? इस विधि में अंदर क्या होता है कि बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर हम 1 ग्राम कोई भी ड्राई पदार्थ, जो भी हमारे पास पादप है, जो भी सैंपल है, उसका 1 ग्राम सैंपल हम ड्राई शुष्क सैंपल जो है हम उसका लेते हैं। उसको उस बल्ब के अंदर नीचे की तरफ हम रख देंगे। जब हम उसको बल्ब के अंदर रख देंगे तो ऑक्सीजन को हम पाइप के जरिए, अगर आप इसका चित्र देखें तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इनलेट है, यहाँ से हम अंदर ऑक्सीजन को भर सकते हैं। तो ऑक्सीजन को इसके अंदर भर के निश्चित दाब पर हम इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिसिटी से जोड़ देते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होने पर इसमें जो 1 ग्राम हमने सैंपल रखा था उसका दहन हो जाता है। उसके कंबशन से हीट उत्पन्न होती है। ये जो हीट है बॉम्ब में से उसके चारों तरफ जो जल है उसमें प्रवाहित हो जाती है, तो जल गर्म हो जाता है। स्टीरर की सहायता से हिला करके जल के तापमान को एक समान भी किया जा सकता है। लगे हुए थर्मामीटर में हम जल का पहले का तापक्रम और दहन करने के बाद का तापक्रम उसको नोट कर लेते हैं। तो प्रायः यह देखा गया है कि 1 ग्राम सैंपल का जब हम दहन करते हैं तो प्राय 1 किलो कैलोरी एनर्जी हमें प्राप्त होती है। अर्थात 1 डिग्री टेम्परेचर अगर बढ़ता है, 1 ग्राम सैंपल का अगर हम दहन करते हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तापमान बढ़ता है, तो अर्थात ये उसके अंदर 1 किलो कैलोरी एनर्जी को संचित होना बताता है। अब इसके लाभ क्या हैं? इट रिक्वायर्ड मिनिमम इक्विपमेंट और टूल्स। इसमें हमें बड़ी ही लिमिट के अंदर हमें किसी इक्विपमेंट्स की या किसी टूल्स की आवश्यकता होती है। इट इज़ एक्चुअल एंड ईजी टू परफॉर्म। यह करने में भी आसान होता है, इसमें ज़्यादा कोई परफॉर्म करने में डिफ़िकल्टी नहीं आती। ये सभी प्रकार के पारितंत्र में लागू किया जा सकता है। डीमेरिट्स क्या है? इट इज़ डिस्ट्रक्टिव मेथड। ये एक प्रकार का डिस्ट्रक्टिव मेथड है जिसमें हम सैंपल का पूरी तरह से दहन कर देते हैं, उसको जला देते हैं। इट मेजर्स ओनली NPP। ये किसको मापता है? ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी NPP और NCPP को मापता है। नेट कम्युनिटी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को ही मापता है। इससे हम ग्रोस या सकल उत्पादन को ज्ञात नहीं कर सकते। आफ्टर हार्वेस्टिंग रेस्पिरेशन लॉस। एक कमी और होती है कि जब हमने हार्वेस्ट कर लिया और उसके बाद जब सैंपल को जब तक हम सुखाते हैं तब तक उसमें कई बार श्वसन की क्रिया जो होती है वो चलती रहती है, तो श्वसन से जो लॉस होता है उसका हमने कैलकुलेशन उसमें नहीं करते, तो ये इसकी कमियां होती हैं। थैंक यू सो मच।